दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इसमें हम उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के संरचना, गठन, कार्य और शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख किया गया है। और आप जानते हैं भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय होता है, उसके अधीन कई उच्च न्यायालय हैं और एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां विद्यमान हैं। आइए गठन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और ये संख्या बदलती भी रहती है, क्योंकि आप जान लीजिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। तो ये जो संख्या है ये बदलती रहती है। तो आप जान लीजिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। आइए देख लेते हैं दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से भारत में न्यायालयों का जो पद सोपान है वो किस प्रकार का है। यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए सबसे शीर्ष स्थान पर भारत में जो न्यायालयों का पद सोपान है उसमें शीर्ष स्थान पर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है जो कि देश का एपेक्स कोर्ट है। उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं जो कि राज्य स्तर पर हैं और उच्च न्यायालय के नीचे जिला और सेशन कोर्ट और जिला और सेशन कोर्ट हैं और ये जिला लेवल पे हैं। इसके अलावा महानगरीय न्यायालय हैं जो कि सिटी सिविल कोर्ट और सिटी सेशन कोर्ट तथा सिटी क्रिमिनल कोर्ट में विभाजित हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के नीचे लेबर कोर्ट और फैमिली कोर्ट भी विद्यमान हैं। और आप जान लीजिए जिला और सेशन कोर्ट दोस्तों सिविल और क्रिमिनल में विभक्त है, जिसमें जिला न्यायालय और सेशन कोर्ट हैं। इसके अलावा विशेष अधिकरण की व्यवस्था की गई है जिसमें आप देखिए CAT, इनकम टैक्स, वाहन दुर्घटना दावा, सहकारिता, किराया नियंत्रण और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये सभी न्याय करने के लिए विशेष अधिकरण स्थापित किए गए हैं। दोस्तों पदावधि के बारे में जान लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि। दोस्तों उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अवकाश ग्रहण करने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है। अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जान लीजिए कि अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं? तो वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं।
शपथ देख लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वेतन भत्ते अगर जो देखें तो संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते आदि का निर्धारण समय समय पर किया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 2.8 लाख रुपए यानी 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। पद मुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, तो आप जान लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का उल्लेख केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और अधिकारिता क्या है। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के मामलों में क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसमें भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, भारत सरकार या कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के अन्य विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल हो, ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या चीज़ें शामिल हैं, तो आप जान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है और ये निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इस क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में जैसे संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष अनुमति द्वारा अपील में विभाजित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है और आप जान लीजिए आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143। दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है, आप जान लीजिए, कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह यानी परामर्श ले सकता है। हालांकि ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप समझ लीजिए कि परामर्शदात्री यानी कंसल्टेंसी क्षेत्राधिकार भी शामिल है। इसके अलावा पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, तो अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। इसे पुनर्विलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। न्यायादेश क्षेत्राधिकार क्या है, तो दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। और न्यायादेश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मात्र मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। तो रिटों के मामले में दोस्तों, उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आइए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को ये अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख उच्च न्यायालय और उनके जो है स्थापना, अधिकारिता क्षेत्र और मुख्य पीठों के बारे में। तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना हाई कोर्ट बना है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। आइए क्रम से हम सभी उच्च न्यायालयों के बारे में जान लेते हैं। पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1866 में हुई। इसका अधिकारिता क्षेत्र उत्तर प्रदेश है और मुख्य पीठ इसकी प्रयागराज में है और एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश इसके अधिकारिता क्षेत्र में शामिल है। मुख्य पीठ अमरावती में है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी और दोस्तों इसके अधिकारिता क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। बॉम्बे में इसकी मुख्य पीठ है और इसके खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में अवस्थित हैं। चौथा है कलकत्ता उच्च न्यायालय। 1862 में स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाई कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। इसकी मुख्य पीठ कोलकाता में है और सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापना वर्ष 2000 में हुई। इसके अधिकारिता में दोस्तों इसका अधिकारिता क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। मुख्य पीठ इसकी बिलासपुर में स्थित है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। अधिकारिता क्षेत्र दिल्ली है और दिल्ली में इसकी जो है दिल्ली में ये कोर्ट स्थित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित हुआ। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। मुख्य पीठ गुवाहाटी में है और इसके खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में स्थित हैं। गुजरात हाई कोर्ट 1960 में स्थापित किया गया। अधिकारिता क्षेत्र गुजरात है और ये अहमदाबाद में स्थित है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ये 1971 में स्थापित हुआ। अधिकारिता क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ये 1928 में स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अधिकारिता में आते हैं। श्रीनगर और जम्मू में ये हाई कोर्ट स्थित है। दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय ये वर्ष 2000 में झारखंड में रांची में स्थित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय आप जान लीजिए 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिकारिता कर्नाटक और बंगलुरु में इसकी मुख्य पीठ, जबकि खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्गा में अवस्थित है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई। अधिकारिता क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय का केरल और लक्षद्वीप है और ये एर्नाकुलम में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र में है। जबलपुर में मुख्य पीठ और ग्वालियर और इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठें अवस्थित हैं। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित हुआ। इसके अधिकारिता में तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। मुख्य पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की चेन्नई में और मदुरई में इसकी खंडपीठ स्थित है। ओडिशा उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित हुआ। ओडिशा अधिकारिता में आता है। इसका ये जो ओडिशा उच्च न्यायालय है कटक में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित हुआ। अधिकारिता क्षेत्र बिहार है और पटना उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। 1966 में स्थापना हुई। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इसकी अधिकारिता में आते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में स्थापित हुआ और इसकी अधिकारिता में राजस्थान आता है। मुख्य पीठ जोधपुर में और जयपुर में इसकी खंडपीठ स्थित है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित हुआ। सिक्किम अधिकारिता में आता है और ये गंगटोक में स्थित है। अगर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो सन 2000 में स्थापित हुआ था। अधिकारिता क्षेत्र उत्तराखंड है और ये नैनीताल में अवस्थित है। मेघालय उच्च न्यायालय दोस्तों मार्च 2013 में जो है 3 उच्च न्यायालय बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो मेघालय उच्च न्यायालय आप जान लीजिए मार्च 2013 में अधिकारिता मेघालय और ये शिलांग में स्थित है। मणिपुर उच्च न्यायालय दोस्तों आप जान लीजिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिपुर उच्च न्यायालय मार्च 2013 में स्थापित हुआ। अधिकारिता क्षेत्र मणिपुर है और मणिपुर उच्च न्यायालय ये इम्फाल में स्थित है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय मार्च 2013 में स्थापित हुआ। अधिकारिता क्षेत्र त्रिपुरा और ये अगरतला में अवस्थित है। और आप जान लीजिए तेलंगाना उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना अधिकारिता क्षेत्र में है और ये हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है। तो क्लियर कर लीजिए, जो हाई कोर्ट हैं हमारे, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो शपथ दिलाने में नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य के राज्यपाल उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसी प्रक्रिया से पदमुक्त किया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जाता है। और अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है, नहीं तो अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसी न किसी हाई कोर्ट के अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और 1862 में सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून और न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय एक अपीली न्यायालय है। यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है और यहाँ दीवानी और फौजदारी के मामलों की भी अपील की जाती है। अनुच्छेद 226 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 226 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जानते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, उसी तरह उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण बनाए रखता है और पर्यवेक्षण की शक्ति के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त है। इसमें प्रशासनिक पर्यवेक्षण के साथ न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन खंड, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड है। इसमें हमने संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के गठन, शक्तियां, कार्य और अधिकार क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये वीडियो अन्य परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।